बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब भी एक कॉइल आपके पास मौजूद हो, कॉइल से क्या मुराद है, आपने एक कॉपर वायर लेनी है। कॉपर वायर को क्या करना है, एक दो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर आपने प्लेस करना है, राइट। अब कॉइल जो है, आपने इससे कबल हमने कहा था कि वाउंड किया था एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, तो हमने सॉलिड बना के देखा था। लेकिन इस दफा जो आपने वाइंडिंग करनी है वो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर करना है। तो रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर आपने कॉइल को रैप अप करना है, वाउंड करना है, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है। तो क्या होगा, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस कॉइल को प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स सप्लाई होगी जिसकी वजह से वो रोटेट करना शुरू कर देगी। जैसे ही वो रोटेट करेगी तो दिस इज कॉल्ड टॉर्क। कि किसी भी कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं और उसके अंदर टर्न पैदा हो, वो रोटेट करना शुरू कर दे, तो दिस इज कॉल्ड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस प्रोसेस को आप मॉडरेशन भी कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप कॉइल, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला जो हैंड है इसमें से रेज एमिट हो रही है और मेरा नॉर्थ पोल ये डिनोट कर रहा है, और ये रेज जो है साउथ पोल की जाने मूव कर रही है। लेट्स सपोज इस पोल को मैं क्या कह देता हूँ, साउथ, मेरा ये नॉर्थ पोल है, और हम क्या करें, पैरेलल रख दें, यानी कि अपने कॉइल को यूं प्लेस कर देना ऐसे पैरेलल टू द फील्ड। तो आप देख सकते हैं, कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, 4 कॉर्नर्स हैं रेक्टेंगल के, उनके हमने नाम क्या दिए, एक का नाम P दे दिया, एक का Q, एक का R, एक को S। ईच कॉर्नर को हमने इस नाम से डिनोट कर दिया। और लेट्स सपोज हम कहते हैं आपके कॉइल की जो लेंथ है वो L है और ब्रेड्थ जो है B है, और उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन में प्लेस कर दिया। और क्या कह दिया कि आपकी जो प्लेन है वो क्या है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं क्लास, ये एरोज साइन किसको शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन को शो कर रहे हैं। और देखें, ये साइड मैंने बताया था इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि PQRS आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है आपके पास। अब रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है, स्मॉल l से डिनोट की गई है, और जो ब्रेड्थ है ये वाली जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है, B से शो की गई है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे। और ये एक एक्सिस के गिट क्या कर रही है, रोटेट करेगी, जैसे आप इसमें से क्या पास करवाएंगे, करंट पास करवाएंगे। राइट नाउ आपको ये एरो साइन नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से करंट क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, और ये करंट मूव करके ये देखें PQ में से आपका पैरेलल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, देन QR में अगेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ये करंट हो रहा है। फिर अगेन अगर आप आगे चलते हैं RS साइड की बात करें तो यहाँ अगेन जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एंटी पैरेलल हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, तो कह रहा है कि the side PS and PR are perpendicular to B। तो आप देख सकते हैं, ये देखें PS है, मैं पॉइंटर से शो कर देता हूं आप लोगों को, ये वाली जो साइड PS है, ये वाली साइड, और ये साइड जो है QPR है, उसने कहा हुआ है PR यहाँ पे आप लोगों के पास, सॉरी QR है, ये QR जो है ये परपेंडिकुलर टू B है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों लाइंस कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई नजर आ रही है आप लोगों को इस फिगर के अंदर। तो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे क्या होगी, साइड PR और PS के ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी, यानी कि इन दो साइड्स के ऊपर, यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे ये क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी। बट साइड बाकी दो साइड्स की बात करें जो कि PQ आवाज से, वहां पे कोई फील्ड, क्योंकि वो एंगल जो है आपका क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो F फोर्स का फार्मूला हमने जो स्टडी किया था क्लास, वो क्या स्टडी किया था, F इज इक्वल टू B, मैं लिख देता हूं यहाँ पे BIL साइन ऑफ थीटा। तो साइन यहाँ पे देखें इन साइड्स के लिए, ये दो जो साइड्स हैं इनकी यहाँ पे एंगल 90 बनेगा। जब साइन 90 यहाँ प्लेस करेंगे तो साइन 90 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ मैक्सिमम फोर्स इक्वेशन 1 की सूरत में हमने लिख दी कि इन दो साइड्स के लिए मैक्सिमम फोर्स क्या है, BIL है। बट साइड जो बाकी दो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं B
बी और इस साइड का जो एंगल है, ये साइड की डायरेक्शन भी इस जानिब है, बी भी इसी जानिब है, तो एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ जब 0 प्लेस करेंगे आप तो साइन 0 से क्या हो जाएगा 0 एंड ओवरऑल फैक्टर जो फोर्स होगी वो क्या होगी आपकी 0 हो जाएगी। अब ये होगा, देखिए दो फोर्सेस जो है आप देख सकते हैं क्या हो रही है इस साइड के ऊपर और इस साइड के ऊपर, जिनको हमने पी एस और क्यू आर का नाम दिया हुआ है। इन साइड्स के ऊपर जब दो फोर्सेस होंगे वो एक कपल प्रोड्यूस करेंगे और उस कपल फोर्स की वजह से एक टार्क प्रोड्यूस होगा जिसे हम कपल टार्क कहेंगे। और उसको फार्मूले की मदद से हम कैसे शो करेंगे, देखें ये टार्क का फार्मूला लिख दिया, या कपल टार्क का फार्मूला उसने शो किया हुआ यहाँ पे कि फोर्स मल्टीप्लाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। तो क्लास क्लियरली देख सकते हैं एक फोर्स यहां से यूं लग रही है, लेट्स सपोज इस फिगर के अंदर मैं बता रहा हूं, और एक फोर्स इस जानिब लग रही है, राइट। अब ये दोनों फोर्सेस क्या प्रोवाइड करेंगी, आपकी एक कपल प्रोवाइड करेंगे। कपल क्या होता है, आपने स्टीयरिंग यूं घुमाना होता है, तो ये देखें एक फोर्स यूं लग रही है, दूसरी फोर्स इस दूसरी जानिब लग रही है, तो ये कपल इस डायग्राम के अंदर में मैंने आपको शो कर दिया। ये देखिए एक फोर्स अपवर्ड लग रही है, एक इनवर्ड लग रही है, तो ये दोनों एक कपल प्रोवाइड करेंगे। उस कपल का फार्मूला क्या है, टार इज इक्वल टू एफ बी है। फोर्स जो दोनों फोर्सेस आप लगा रहे थे और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल है, दैट इज इक्वल टू बी, यहां मैंने शो किया हुआ है। बट एफ की जगह यू नो बी आई एल के बराबर है, इस एफ में ये वैल्यू पुट कर दी बी आई एल और ये स्मॉल बी एज इट इज आ गया। अब याद रखिएगा ये लेंथ और ब्रेथ जो होता है, लेंथ को अगर आप ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज नोन एज एरिया। तो आपका ये फार्मूला जो हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखिए एल बी को मैंने शो कर दिया ए से, तो ये बी आई एल और ए, बी की जगह आपने क्या पुट कर दिया ए, तो बी आई ए हो गया। ये सिर्फ एक टर्न के लिए बात की है। अगर आपकी कॉइल के अंदर लेट्स सपोज ये एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर मैंने एक राउंड किया, या लेट्स ऐसे देख लें आप, यहां से यूं एक वाउंड किया, यानी कि एक टर्न के लिए फार्मूला बी आई ए होता है। बट अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, लेट्स सी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से यूं ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएं रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर, तो इन दैट केस क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इस टी बी आई के ए के साथ एन से मल्टीप्लाई कर दें। हम ये कहेंगे वन टर्न के लिए जो टार्क होता है वो बी आई ए होता है, एन टर्न्स के लिए क्या होगा, तो बी आई ए एन, एन से मल्टीप्लाई सिंपली आप कर देंगे। तो ये फार्मूला बन चुका है बी आई एन ए, या इसे यूं भी पढ़ सकते हैं, बियन कह सकते हैं, बीना कह सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, पहले तो कॉइल को आपने क्या किया था, लेट्स सपोज हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और वहां कॉइल को हमने यूं प्लेस किया था, पैरेलल ऐसे करके प्लेस कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, अगर किसी एंगल के ऊपर लेट्स सपोज आपके मैग्नेटिक फील्ड कोई किसी, पहले तो यू सिंपल प्लेस किया था आपने, अब किसी एक एंगल के ऊपर अगर आप प्लेस कर देते हैं तो यहां लिखा हुआ इफ द कॉइल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस डायग्राम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं पहले कैसी सिचुएशन थी। अब ये देखिए ये साइड और इसके दरमियान एक स्मॉल एंगल बन रहा है और इसको अगर जूम करके देखेंगे तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पे टॉप व्यू और नॉर्मल टू प्लेन कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जे है और आपके पास जो साइड का वो है उन दोनों के दरमियान एक एंगल थीटा या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपका क्या होगा वो लेट्स सी। अब आपने क्या करना है, लेट्स सी मैं आपको यहां पे भी एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं सिंपल एक लाइन की। लेट्स सपोज ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हमारी कॉइल इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस जानिब है, या मैं इसको एरो से शो कर देता हूं। और देखिए लेट्स सी यहां पे क्या होगा, आपकी कॉइल पैरेलल इस तरफ प्लेस नहीं होगी बल्कि एक एंगल बना रही होगी। देखिए मैं आपको ये बना के दिखा देता हूं, आपको इस तरह करके एक एंगल बना, यहां पे देखिए ये विड्थ बी है, स्मॉल बी है यहां पे, और ये एक एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो क्लास ये वेक्टर बी जो है, ये वाली जो साइड बी है, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बी कॉज ऑफ अल्फा हो जाएगा और ये वाला जो है बी साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, जैसे एफ एक्स और एफ
y टाइप ऑफ cos थीटा ऑफ sin थीटा, सिमिलर केस यहाँ पे भी है। लेकिन आप देखिए b cos ऑफ थीटा जो है आपके पास, ये वाला जो कंपोनेंट है b cos ऑफ थीटा, ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है। तो वो कंपोनेंट जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन होगा उसी को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। यहाँ देखिए ये b cos अल्फा किसकी डायरेक्शन में, अलोंग द b है, तो उसी को हमने कंसीडर कर लिया कि b cos ऑफ अल्फा इंटू फोर्स हो जाएगा आपका। फिर देन क्या होगा आपके पास, इसको यूं भी लिख सकते हैं कि F की जगह आप दोबारा BIL पुट कर दिए। फोर्स की वैल्यू हमने पहले इक्वेशन 1 में टॉर्क का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वहां देखा था कि F की वैल्यू तो आपके पास BIL के बराबर है। B cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा आपके पास। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं लेंथ है बोथ अगेन किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको शो किया। और n टर्न्स, n क्यों ऐड किया कि ये 1 टर्न के लिए है और ये क्या है, n टर्न्स के लिए। दिस इज फॉर 1 turn and this one for n turns formula. So LB replace this LB with the number of area. So the overall formula for the coupled torque will be when the coil is placed at some angle theta with the magnetic lines of force, it will become tau is equal to BIN cos alpha. या बीना cos alpha पढ़ सकते हैं या BIN cos alpha पढ़ सकते हैं। तो this is the general equation for finding the coupled torque acting on the current carrying coil placed in the magnetic field. I hope कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। Now talk about the maximum torque on the coil. What about the maximum torque? So very simple. If the angle between the coil and the magnetic field is 0 degree, then there will be the maximum torque that will act on the coil. So see over here, यहाँ पे in this figure यहाँ पे एंगल तो अल्फा आपके पास हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को यूं कर दें, लेट्स सपोज ये मेरा नॉर्थ पोल है एंड दिस वन इज योर साउथ पोल, और मैग्नेटिक रेस आर starting from north to south pole, and your coil is placed parallel. Means what? The angle between the side, this one and this one is 0 degree. जब आपकी coil इस पोजीशन में होगी, then angle क्या आपका बन रहा है 0 degree. It's mean इसमें वैल्यू पुट करें cos 0, that will give you the maximum value of 1, the maximum value of its range. cos 0 1 देगा आपको, यहाँ 1 इस cos alpha की जगह आप 1 प्लेस करेंगे तो बीना 1 हो जाएगा। तो this is the maximum torque when your coil is placed parallel to the magnetic lines of force. What about the minimum torque? The minimum torque will be in that case when your coil is perpendicular to the magnetic field. Let's suppose हमारे पास ये magnetic field है आपके पास, और अगर हमारी coil इस तरह प्लेस हुई है तो हमने कहा कि मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा इस केस के अंदर, यूं इस पोजीशन में। लेकिन अगर हमारी कॉइल इस पोजीशन में आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम टॉर्क होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो cos 90 क्या होगा, 0, टोटल का टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि व्हाट इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन, कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन क्या होता है। क्लास आप देखें, मैंने आपके सामने ये दो हैंड्स कर दिए। मैंने कहा कि एक जो हैंड है, लेट्स सपोज मेरा राइट हैंड नॉर्थ पोल को शो कर रहा है, ये साउथ पोल को लेफ्ट हैंड शो कर रहा है। अब नॉर्थ में से क्या होंगे, रेज एमिट हो रही होती हैं। क्या होती हैं, रेज एमिट हो रही होती है, और इन रेज को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन से शो कर रहे होते हैं, एक हाइपोथेटिकल लाइन कंसिडर कर लेते हैं। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, या फिर इन्हें मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन भी कहा जाता है। तो ये कहा, कैसे आप डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन को, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए आप hypothetical lines draw करते हैं, and these lines are called magnetic lines of force or magnetic line of induction. जैसे चार्ज के गिर्द कुछ रेज एमिट आपने देखी थी कि पॉजिटिव में से रेज एमिट हो रही होती थी, नेगेटिव के अंदर जाके टर्मिनेट हो रही होती। सेम केस में वहां पे उस सिनेरियो के अंदर आपने कहा था कि वो रेज जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, एक चार्ज की जब बात की थी। बट जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक आपका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा कौन सा होगा, साउथ पोल। तो नॉर्थ में से रेज क्या हो रही होंगी, एमिट हो रही होंगी, और साउथ में जाके क्या हो रही होंगी, साउथ में जाके क्या हो रही होंगी, टर्मिनेट हो रही होंगी इस जगह के।
तो उन रेस को इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंसीडर किया जाता, लाइंस कहा जाता है, ड्रॉन की जाती हैं आपकी, और वो उन रेस को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ कंडक्शन कहते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया, बट अगर हम मैग्नेटिक लाइंस की बात करें और वो किसी एरिया में से पास हो रही हो तो दैट विल बिकम मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसकी यूनिट यहां मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या है? वेबर है। और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? इससे पहले कभी हमने जो स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, वहां हमने क्या कहा था? फ्लक्स जो है आपका किसके बराबर है? वहां हमने फ्लक्स के बारे में कहा था कि फ्लक्स जो है E डॉट A है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात को डॉट प्रोडक्ट होता है, तो सेम वही फॉर्मूला है, बट E विल बी रिप्लेस्ड बाय B। अब अगर E को आप B से रिप्लेस कर दें तो ये इट विल बिकम व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा आपके पास। तो आई होप कि आपको दोनों के दरमियान डिफरेंस क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल यूनिट एरिया is called magnetic flux. Mathematical forms for electric flux is E dot del A, and magnetic flux in mathematical form it is denoted by phi is equal to B dot del A. And what about magnetic flux density? तो क्लास इस फार्मूला को हम यूज करते हैं phi is equal to B dot del A को। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये B को शो की जाती है। अब del A मल्टीप्लाई करें, यहाँ की क्या होगा? डिवाइड होगा, फ्लक्स डिवाइडेड बाय del A, it will become B, that is called magnetic flux density. Its unit is Weber, the flux unit is Weber, and area unit is meter square. So overall it is Weber per meter square, or it is equal to Tesla. Okay, next topic है हमारे पास motion of a charged particle moving in a magnetic field. कि जब एक कोई भी चार्ज है, let's talk about proton. Obviously it is a charge whose value is 1.6 exponent minus 19 coulomb. Let's talk about electron. It's also contains some charge whose value is minus 1.6 exponent minus 19 coulomb. Let's check the movement of an electron or a proton in a magnetic field. आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ लेट्स सी देखते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे तो उसके ऊपर, उसकी मूवमेंट के ऊपर क्या असर होगा, और अगर प्रोटॉन को मूव करवाएंगे तो उसकी मूवमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो क्लास जब भी कोई चार्ज याद रखिएगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप प्लेस करते हैं, तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था कि उसके ऊपर एक फोर्स सेट कर रही होती है। किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, वो फोर्स किसके बराबर होती है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये वाला फार्मूला हमने ड्राइव किया था, और फिर हमने कहा था ये क्रॉस को हटाएंगे, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास। ये V और B के दरमियान क्या है? एक एंगल मौजूद होता है जो कि फोर्स इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है आपके। अब देखिए, जैसे ही आप चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा? वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। अब देखिए, ये फोर्स चूंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और यहां से अब F की वैल्यू हमने क्या स्टडी की थी? QVV साइन थीटा, और mv स्क्वायर अपॉन r आ गया आपके पास। यहाँ ये आपके पास ये स्क्वायर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया हमने। देखिए, ये V से कैंसिल होगा आपके पास, ठीक है, और यहां से r की वैल्यू, r को यहां ले जाएं, क्यू बी साइन थीटा को यहां नीचे ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं इसको आपके लिए। लेट्स सपोज हमने कहा कि देखिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों एक्ट कर रही है? क्योंकि आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया, जिसकी वजह से कुछ सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर हो गया, और जैसे सर्कुलर पाथ में ये मूव करेगा तो इसके ऊपर फोर्स जो है वो किसके बराबर होगी? क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो ये V एक V से कैंसिल हो रहा है, R फाइंड आउट करना है। R को क्यू बी साइन थीटा की जगह पे प्लेस कर दें, और क्यू बी साइन थीटा को R की जगह प्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास एम वी
अपॉन क्यू बी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, आर रेडियस आ जाएगा। यानी कि इस इतने रेडियस के अंदर वो क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। और कह रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर आप परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फॉर एग्जांपल आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं जा रही हैं, ऐसे मूव कर रही हैं, और चार्ज जो है वो यूं मूव करते, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो, तो इन दैट केस जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, साइन 90 डिग्री पुट करें, साइन 91 हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपने याद रखना है। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, Q को रिप्लेस कर देना आपने, सिंपल E से रिप्लेस कर देना है। एंड वी कैन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ बाय द अबव फार्मूला। तो इस फार्मूले को हम याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से कि जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो और कहा जाए कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, तो आपने ये नंबर याद रखना, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी हो जाएगा आपके पास। उसके बाद हम जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। यह चार्ज टू मास रेशियो भी कहा जाता है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर 14 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड। इसमें उसने किया कि चार्ज टू मास रेशियो कैसे कैलकुलेट की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो देख लेते हैं पहले। द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज टू मास रेशियो वाज डिटरमाइंड बाय जे थॉमसन। ये मैंने आपको बता दिया कि जे थॉमसन ने क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो मालूम की एक इलेक्ट्रॉन की। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट इसका था। इसने एक ग्लास ट्यूब ले, ठीक है, पियर शेप्ड ग्लास ट्यूब ले, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, उसको एवैक्यूएट किया। एवैक्यूएट से क्या मराद है, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया और उसके अंदर फिर उसने कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए और एक फिलामेंट भी प्लेस कर दिया। लेट्स सी, मैं आपको फिलामेंट, these electrons are made in the form of beam strung with this kind of zinc sulfide coating। अब देखिए, अब उसमें उस evacuated ट्यूब के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, एक फिलामेंट प्लेस किया होगा, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए होंगे और उसके बाद उसने एक सामने एक स्क्रीन लगा दी जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड है थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी उसके ऊपर। अब क्या किया गया, जैसे फिलामेंट को वोल्टेज प्रोवाइड किया गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की बीम एमिट होना शुरू हो गई। ये आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही होगी आपको, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लें आप लोग। तो ये देखिए, ये आपके पास एक हीटिंग फिलामेंट है यहाँ पे, और ये पूरी जो है पियर शेप्ड आपके पास ग्लास ट्यूब है, और ये वाला हिस्सा जो है, ये फ्रंट वाला जहाँ पे ओ डैश नजर आ रहा होगा, ये स्क्रीन है और इसके ऊपर कोटिंग की गई है किसकी, जिंक सल्फाइड की। मींस जैसे इलेक्ट्रॉन की बीम इस स्क्रीन को हिट करेगी आपको शाइनिंग प्रोड्यूस करेगी और वो डिटेक्शन में बहुत आपके लिए इजीली आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए गए। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द टेम्पररी क्रॉस साइन वर्टिकल पोजीशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आपकी 2 प्लेट्स ब्लू कलर में नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को शो कर रही है। अब होगा क्या इसके अंदर, ये फिलामेंट जो है, मैंने ये जो कैथोड है, अब ग्लास को भी आपने क्या करना होता है, एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना होता है और फिलामेंट के को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना शुरू कर देगा। अब सबसे पहले फिलामेंट और इस इलेक्ट्रोड जो कि ए इलेक्ट्रोड है, इसके दरमियान आपने 1000 वोल्ट प्रोवाइड करना है। 1000 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस जानिब एक्सेलरेट करना शुरू कर देंगे, और ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल आपने अप्लाई करना है वो तकरीबन 500 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करना है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर सके, एक्सेलरेट कर सके। अब होगा क्या, आपकी ये जो ग्लास की ट्यूब है, ग्लास की सरफेसेस हैं, इनके ऊपर भी आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना है। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने की रीजन क्या है, क्या वजह है, इसकी वजह सिंपल सी इतनी सी है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल ज़ाहिर फिलामेंट में से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो वो ग्लास
कुछ इलेक्ट्रॉन यूं ग्लास की जानिब जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही आप इस ग्लास के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्लास की तरफ टर्न नहीं करेगा, बल्कि स्ट्रेट पाथ को फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन उसने किस वजह से की, ताकि आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा सके और एक मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाएं। अब देखें, जैसे आप फिलामेंट को ऑन करेंगे, बैटरी ऑन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होना शुरू होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के एक बीम आपको जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन है उसके ऊपर पोजीशन O के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स हिट करना शुरू कर देंगे, और उस पोजीशन को हमने किससे शो कर दिया, O से शो कर दिया। और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे इस पाथ के ऊपर जहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे कि वो जो पहले इलेक्ट्रॉन पोजीशन O को हिट कर रहे थे, अब वो पोजीशन O को हिट करने के बजाय, यूं जाने के बजाय ऐसे सर्कुलर पाथ में डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे, और कौन से पोजीशन पर हिट करेंगे, जाके O डैश पोजीशन के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स ने शिफ्ट किया O से O डैश की जानिब। अब जैसे आप दोबारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से कर्व पाथ में वो मूव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर यही काम आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो दोबारा से इलेक्ट्रॉन दोबारा शिफ्ट करेंगे, वो O डैश से O के जानिब मूव कर जाएंगे। तो क्लास ये जो O से O डैश जो शिफ्ट होती है, इससे आप A से डिनोट करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट होती है, दैट इज नोन एज A। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड, जहां से सर्कुलर पाथ से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, B से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है ताकि आगे आपको काम आएंगी एक प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट सेकंड डेरिवेशन क्या कर रहे हैं, अभी हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया, तो देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का। बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहां पे इस केस के अंदर आपने देखा वर्क के बराबर है। किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर है। वो वर्क जो आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए कर रहे हैं, मींस वोल्टेज की फॉर्म में। और वोल्टेज की बात हो रही है, सारे वोल्ट प्रोवाइड किया आपने फिलामेंट को, फिलामेंट में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होना शुरू हो गए। जैसे आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो इस वर्क को हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, W/Q किया था। ये Q डिवाइड हो रहा है, वहां जाके वोल्टेज से मल्टीप्लाई होगा तो QV हो जाएगा, या इसे V0, आपके नोट्स में V0 से शो किया गया पोटेंशियल को तो हम V0 कह देते हैं, जो आप फिलामेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो W यहाँ Q मल्टीप्लाई कर वहां जाके मल्टीप्लाई V0 से करेगा, तो इस W की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, QV लिख सकते हैं, QV0 हाफ mv²। बट एक ख्याल रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये जो V है, V² है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, और ये V0 क्या है, वो पोटेंशियल जो आप फिलामेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहां से Q को रिप्लेस कर दिया, चूंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहे हैं तो Q विल बी रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह आपने E रिप्लेस कर दिया। यहां से V की वैल्यू आप फाइंड कर लें वेलोसिटी की, तो ये देखिए 2 डिवाइड हो रहा है, 2V0E/m हो जाएगा, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया आपके पास। वो इलेक्ट्रॉन जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहे होते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर और स्क्रीन को हिट कर रहे होते हैं, उनकी वेलोसिटी आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेम और बात बताई गई है कि जी आप जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर जो है आपके इलेक्ट्रॉन भी स्क्रीन O को हिट कर रहे होंगे, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन करेंगे तो क्यू कर्व फॉर्म में आपकी क्या करना शुरू कर देगी, मूव करेगी, O to O डैश शिफ्ट हो जाएगी, उसको A से डिनोट करते हैं। और उस वक्त जाहिर है जब वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, एक सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रही होगी, तो इन दैट केस R का फार्मूला जो आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ये R का फार्मूला आपके सामने आ चुका है, mv/EB, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया था। अब यहां से R/m हमने स्टडी किया, क्या फार्मूला था, mv/QB स्टडी किया था यहां पे हम लोगों ने। अब ये चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, V/BR आ जाएगी आपके पास,
और इस वैल्यू को आपने क्या करना है, वेलोसिटी की जो वैल्यू आपके पास आई हुई है 2v0e/m, और ये बी आर एज इट इज आ जाएगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, यहाँ पे e²/m², 2v0e/m, अब b²/r² हो जाएगा आपके पास। फिर इसको स्क्वायर रिड्यूस कर लें, ये स्क्वायर स्क्वायर से रिड्यूस होगा, यहाँ पे एक m e से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 2v0 b²/r² आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास मजीद डिटेल से हम इसको जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे, देखेंगे कि ये वैल्यूज कैसे आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।